जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे आपका केंद्रीय बजट 2024-25 और यह बजट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपका ऐसा वीडियो पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे आपका टीचर है, यूट्यूबर है, आपका बजट में इतना ही करवाते हैं कि कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, किस पर कितना खर्च किया गया और राजकोषीय घाटा कितना है, यही बताकर वो चले जाते हैं। उसको लगता है बजट इतना ही है। लेकिन अभी आप वर्तमान में देखेंगे, जैसा BPSC के एग्जाम को ही देख लीजिए, आपका क्वेश्चन पूछता है बजट से तो पूछता है, लेकिन बजट से आपका बजट में क्या प्रावधान किया गया है, किसके लिए क्या प्रावधान किया है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और आपका नया कौन सा आपका योजना शुरू किया है, इस योजना से आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसी पॉइंट को हम इसमें आपका शामिल किए हैं, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये बजट को क्लास के देखिए, आप लास्ट में जरूर कहेंगे कि ऐसा बजट का क्लास पूरे YouTube पर सही में नहीं है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है कि 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 7वीं बार बजट पेश किया गया है। ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण ये लगातार 7वीं बार बजट पेश की है। अगला पॉइंट आपका है कि बजट का आकार। देखिए, बजट का आकार आपका है 48,20,512 करोड़। 48,20,512 करोड़ और शॉर्ट में कहेंगे तो उसको कह सकते हैं 48.21 लाख करोड़। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा इस पॉइंट से कि इस बार बजट में 4 जातियाँ युवा, महिला, गरीब और किसान पर विशेष बल दिया गया। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए कि इस बार बजट में किस बिंदु पर ध्यान दिया गया है। तो आपका युवा, महिला, गरीब, किसान पर विशेष बल दिया गया है। उसके बाद आपका है बजट का थीम। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनेगा कि बजट का थीम क्या है। तो बजट का थीम आपका है बेरोजगारी, कौशल विकास, MSME और मध्यम वर्ग। इस बजट आपका बजट का थीम जो है, इससे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में के बजट का थीम में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, और इसमें से आपका 3 ऑप्शन इसमें देगा और एक ऑप्शन आपका कुछ और दे देगा। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के प्रावधान को 9 प्राथमिकता में बल दिया गया है। अब देखिए ये पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के प्रावधानों में 9 प्राथमिकताओं पर बल दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि कितने प्राथमिकता पर बल दिया, तो 9 प्राथमिकताओं पर बल दिया है। इतना ही नहीं, अब आपसे ये भी पूछा सकता है कि ये प्राथमिकता में कौन कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 9 जो आपका प्राथमिकता दी गई है, उसमें आपका पहला है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता। सेकेंड आपका है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। थर्ड है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक विकास। फोर्थ है आपका विनिर्माण एवं सेवाएं। 5वां है शहरीकरण। 6वां आपका है ऊर्जा सुरक्षा। 7वां आपका है अवसंरचना। 8वां आपका है नवाचार और अनुसंधान एवं विकास। और 9वां है अगली पीढ़ी के सुधार। तो ये आपका बजट के प्राथमिकता, जो आपका 9 प्राथमिकता दी गई है, ये आपका है, इससे ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके आ सकते हैं 17वीं BPSC में। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आपका आय व्यय से प्रश्न नहीं बनता है अब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसे आप ध्यान रखिए कि किन पर विशेष आपका ध्यान दिया गया है और इसका प्राथमिकता में क्या क्या शामिल है। ठीक है, अब चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, आपका अगला पॉइंट आपका है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर श्रेणी में एंजल निवेशक कर को समाप्त कर दिया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है। आपसे क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है। एंजल टैक्स क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए। अब चलिए देखते हैं एंजल टैक्स क्या होता है। तो जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी निवेशकों को शेयर जारी करके पैसा जुटाता है, तो उस पर लगने वाले टैक्स एंजल टैक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एंजल टैक्स किसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी निवेशकों को शेयर जारी करके पैसा जुटाता है, तो उस पर लगने वाले टैक्स को एंजल टैक्स कहते हैं। अब इस टैक्स को इस बजट में समाप्त कर दिया है।
ठीक है। और ध्यान रखिएगा एंजल टैक्स 2012 में लाया गया था, इससे भी ध्यान रखना आपको कि एंजल टैक्स 2012 में लाया गया था, ठीक है। और जो आपका 2024 के बजट में इसे समाप्त कर दिया है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट आपका है, ये आपका बिहार से संबंधित है इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट देखिए कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए पूर्वी क्षेत्रों में चौमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना बनाई जाएगी। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न बनेगा कि हाल ही के केंद्रीय बजट 2024-25 में पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई है, इनमें किन राज्यों को शामिल नहीं किया गया या किन राज्यों को शामिल किया गया है, ऐसे प्रश्न आपके बन सकता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहाँ से प्रश्न बनेगा ये भी आपको बता देते हैं, इसे आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो देखिए जो पूर्वोदय योजना शुरू किया जाएगा उसमें आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना नामक एक योजना शुरू किया जाएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा कौन कौन राज्य शामिल है, यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे। फिर आपका अगला पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपया दिया है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि बिहार में बुनियादी अवसंरचना को विकास के लिए, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए, कि बिहार में बुनियादी अवसंरचना को विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना टू पूर्णिया, बक्सर टू भागलपुर तथा बोध गया टू दरभंगा एक्सप्रेसवे तथा विभिन्न सड़क परियोजनाओं बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट है कि आपका इसमें बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा 3 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ये कौन कौन सा है, तो पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर और बोध गया दरभंगा, ये 3 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जिसके लिए 26,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपका है कि 21,400 करोड़ बिहार में विद्युत परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। यानी बिहार में विद्युत परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इसमें जो आपका विद्युत परियोजना के तहत ध्यान रखिएगा, इस विद्युत परियोजना के तहत बिहार के भागलपुर जिले के पीरपौंती में 2400 मेगावाट का ताप विद्युत केंद्र बनाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार के किस जिले में ताप विद्युत केंद्र बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बिहार के भागलपुर जिले के पीरपौंती में 2400 मेगावाट का ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया जाएगा और इसके लिए 21,400 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बीपीएससी के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि गया के औद्योगिक केंद्र को विकास किया जाएगा। सॉरी, गया नहीं होगा, गया के नहीं होगा, गया में होगा। गया के औद्योगिक केंद्र को विकास किया जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर बिहार के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि राजगीर और नालंदा को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो अभी आपको जितने भी हम पॉइंट बताए हैं बिहार के लिए, यहाँ से आपका यहाँ तक, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पर जो आपका बजट पेश किया गया था उसमें आपको बिहार को विशेष ध्यान रखा गया था। आपको पता ही है जो सरकार अभी केंद्र में टिका है वो नीतीश जी के आशीर्वाद से टिका है, तो इसीलिए बिहार को विशेष पैकेज के तौर पर ये आपको दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। ये सभी पॉइंट आपका यहाँ से जितने बिहार के लिए बताए हैं सारा महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों में प्रति माह
300 यूनिट तक बिजली प्राप्त करने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो योजना आपका जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये अभी चर्चा में है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा, इस योजना के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए इस योजना का आपका लक्ष्य है 1 करोड़ घरों में प्रति माह 300 यूनिट का बिजली मुफ्त प्रदान किया जाएगा। उसके लिए आपका घरों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट आपका है कि किसानों के लिए कृषि की 32 और बागवानी की 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल नई किस्म का बीज की विकास किया जाएगा। बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका पॉइंट है कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0, ध्यान रखिएगा, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ के निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों तथा मध्यम वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तो अब देखिए ये आपका बजट में चर्चा में आया है पीएम आवास योजना शहरी 2.0। तो आपको ये फर्ज बनता है कि पीएम आवास योजना को एक बार डिटेल्स में पढ़े, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। आप 69वीं बीपीएससी के पेपर को जाकर उठाइए और देखिए कि केंद्रीय बजट से कौन सा प्रश्न पूछा है और क्यों पूछा है। ठीक है, 69वीं बीपीएससी के आप जाकर देखिए कि बजट से प्रश्न कहाँ से आया है। क्या IBI पूछा है? नहीं पूछा है। इसमें प्रावधान जो किया है बजट में वहाँ से प्रश्न आया है। तो इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है कि जिस योजना का आपका बजट में चर्चा की जाती है उस योजना को आपको पढ़ना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि वहाँ से ही प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, कौन योजना पूछेगा ये भी आपका जो बजट में आपका चर्चा होते हैं ना वहाँ से आपका क्वेश्चन आने का चांस रहता है। जैसे देखिए आपका एक और योजना है आपका, आगे देखिए, ये तो हो गया आपका पीएम आवास योजना के तहत। अब सेकेंड देखिए, जनजातीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 6300 ग्रामों के 5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक और योजना आपका बात कर रहा है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। आप देखिए ये आपको फर्ज बनता है कि इस अभियान को अलग से पढ़े, एक कौन सा अभियान है, इसका क्या कार्य है, तो उसको पढ़ना आपको अलग से है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम आपको पूरे डिटेल्स में नहीं बता सकते क्योंकि हम बजट पढ़ा रहे हैं, कोई योजना नहीं पढ़ा रहे हैं। होगा तो आपको योजना को जो जितने भी आपका इंपॉर्टेंट योजना है उसको हम अलग क्लास में करवा दें। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित बहुउद्देशीय पोल्लावरम सिंचाई योजना को अति शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब देखिए ये आपका योजना जो है पोल्लावरम सिंचाई परियोजना, ये आपका चर्चा में आया है बजट में। तो आपसे एग्जाम में यहाँ से आपका ज्योग्राफी में प्रश्न बनेगा कि हाल ही में चर्चा में रहे पोल्लावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है तो क्वेश्चन ज्योग्राफी का, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बजट का है। ये समझना होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। अगला पॉइंट देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं आपका अगला पॉइंट। अब फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका जो इम्पोर्टेंट है कि 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने के लिए इंटर्नशिप की एक व्यापक योजना शुरू की जाएगी। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है कि 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं की इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब सेकेंड देखिए, इस योजना किस योजना में, तो इंटर्नशिप योजना में। इस योजना में प्रति माह 5000 का इंटर्नशिप भत्ता, यानी इस योजना के तहत 5000 रुपया प्रति माह इंटर्नशिप के रूप में मिलेगा और 12 महीने की इंटर्नशिप पूरा होने पर 6000 की एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाएगी। यानी इस इंटर्नशिप योजना के तहत आपका 5000 पर मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा और 12 महीने के आपका इंटर्नशिप पूरा होने पर 6000 की मुफ्त सहायता प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर के विकास के लिए के तहत 12 औद्योगिक पार्कों की मंजूरी दी है। ये इम्पोर्टेंट है कि 12 औद्योगिक पार्कों की मंजूरी दी है और जिसमें आपका बिहार की गया भी शामिल है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हाल ही के केंद्रीय बजट में 12 औद्योगिक पार्कों के विकास की मंजूरी दी है, उसमें बिहार के कौन सा शहर शामिल है, तो गया शामिल है। तो ऐसे प्रश्न आपको आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए आप पॉइंट को ध्यान रखिए। अगला पॉइंट देखिए,
माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। अब देखिए, अब आपका एक और योजना का चर्चा हो गया, कौन सा? तो ये आपका एनपीएस वात्सल्य योजना है और ये आपका न्यू योजना है, तो ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो जिस योजना का चर्चा आपके बजट में की जाती है, यही योजना से आपका प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक जाकर देखिए, पूरे हम हल किए हैं, एक एक क्वेश्चन को देखिए कहाँ से प्रश्न आता है, बजट में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको यही मिलेगा कि जो योजना जिस साल बजट में चर्चा में रहती है वहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप एनपीएस वात्सल्य योजना को पढ़ लीजिएगा क्या है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या आपका है, अगला पॉइंट आपका है एनपीएस वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। ये भी आपको बता दिया कि 18 सितंबर 2024 को निर्मला सीतारमण ने वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि कुल बजट। अब चलिए देखते हैं बजट में कि किस पर कितना खर्च किया गया है। देखिए बजट में कुल बजट कितना है, तो 48,20,512 करोड़ है, ठीक है। तो बजट का आकार ध्यान रखिएगा। अब आपको देखते हैं कि कुल राजस्व व्यय कितना है। ये तो आपको कुल व्यय हुआ बजट का, इसमें राजस्व व्यय कितना है, तो राजस्व व्यय आपका है 37,09,104 करोड़, 37,09,104 करोड़ ये आपका राजस्व व्यय है। टोटल व्यय का कितना परसेंट है, तो 76.95% है। तो परसेंटेज में भी ध्यान रखिएगा कि राजस्व व्यय कितना है, तो 76.95% है कुल व्यय का। और आपको याद रहेगा तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 37,09,104 करोड़ है। और पूंजीगत व्यय कितना है, तो पूंजीगत व्यय याद करना आपका बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए पूंजीगत व्यय में क्या है, तो 1 सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, 1, यहाँ भी आपको 1 1 1, और ये कितना है, तो ये आपका है 23.05%, ठीक है, कुल व्यय का 23.05% है। तो आपका पूंजीगत व्यय याद करना बहुत आसान है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि देखिए एक चीज और, 2023-24 के बजट से 3,30,026 करोड़ अधिक है 2024-25 का बजट। ये भी ध्यान रखिएगा कि पिछले बजट से इस बार का बजट जो है 2024-25 का वो कितना अधिक है, तो ध्यान रखिएगा 3,30,026 करोड़, ठीक है, 3,30,026 करोड़ पिछले साल के से इतना अधिक बजट है आपका 2024-25 का। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए जहाँ से आपका प्रश्न एग्जाम में बनेगा ये पॉइंट को हम देखते हैं। अब यहाँ से आपका प्रश्न बनने का चांस है कि रुपया कहाँ से आते हैं और रुपया कहाँ जाते हैं। जो बजट होता है आपका, ये क्या होता है, आय व्यय का लेखा जोखा होता है, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि पैसा सरकार को कहाँ से मिलता है, केंद्र सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है। तो सबसे अधिक पैसा कहाँ से मिलता है, तो उधार और अनिदेयता। अब देखिए जो राजकोषीय घाटा होता है उसको मैनेज करने के लिए सरकार को उधार लेना होता है, ठीक है, आरबीआई से उधार लेना होता है। तो जो उधार लिए तो उधार के रूप में आपका सबसे अधिक सरकार को प्राप्त करते हैं, और ये आपका 27%, कुल बजट का 27%, ध्यान रखिएगा। तो 27% आपका आय का जो स्रोत है ये आपका कहाँ से आता है, तो उधार और अनिदेयता से। उसके बाद आपका आता है इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स मिलता है आयकर, उससे आपका 19% धन प्राप्त होते हैं। थर्ड पर आपका है जीएसटी, जीएसटी से 18% तक धन प्राप्त होते हैं सरकार को। फिर आपका चौथा स्थान आपका आता है निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स, 17% हिस्सा इसका है। फिर आपका है कर भिन्न राजस्व यानी कर की अपेक्षा कर के छोड़कर दूसरा जो राजस्व प्राप्त होता है वो 9% है। और छठा स्थान आपका है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है। तो हम ये कहें आपका कि कम से कम इसमें आपका 3 या 4, ठीक है, 3 या 4 क्रम ध्यान रखिए कि सबसे अधिक सरकार को पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, तो उधार एवं अनिदेयता से कितना परसेंट, 27%। आयकर से इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स आपका 19%, जीएसटी से 18%, निगम कर से तो 17%। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे अधिक योगदान किसका है, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका है, ये आपको क्रम में ही दिया गया है, ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। अब हम चलिए देखते हैं, ये तो आपका हो गया कि रुपया कहाँ से आते हैं। अब देखते हैं रुपया कहाँ जाते हैं। रुपया तो आते हैं लेकिन जाते कहाँ पर हैं,
हाँ, तो देखिए सबसे अधिक रुपया कहाँ जाता है, तो करों और शुल्कों के राज्यों का हिस्सा, करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा। अब देखिए जैसे जीएसटी लेते हैं तो आपको पता है जीएसटी में राज्य का भी हिस्सा होता है, ऐसे बहुत सारे कर होता है। तो उस कर में देखिए केंद्र सरकार वसूलता है राज्य का भी हिस्सा, लेकिन फिर बाद में राज्य को देना भी पड़ता है। तो राज्यों को करों और शुल्कों के में राज्यों का हिस्सा 21%, यानी राज्य को ही देने में 21% चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए सेकेंड है ब्याज अदायगी, यानी सरकार जो कर्जा लिया था तो उस पर ब्याज भी तो देना पड़ता है ना। तो सबसे अधिक खर्चा, सेकेंड सबसे अधिक खर्चा किस पर है, ब्याज पर, 19% ब्याज पर ही देना पड़ता है भारत सरकार को। थर्ड आपका है केंद्रीय योजना पर, जितने आपका योजना सरकार चला रहे हैं, ठीक है, कल्याणकारी योजना जो आपका चला रहे हैं सरकार, उस पर भी तो खर्च होता है। तो सबसे तीसरा खर्च आपका किस पर है, तो केंद्रीय योजना पर है। तो आप तीन ही याद रखिएगा कि पैसा कहाँ जाता है। ठीक है, पैसा कहाँ जाता है, तो सबसे अधिक कहाँ जाता है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21%। सेकेंड आपका आता है ब्याज अदायगी 19%। थर्ड आपका है केंद्रीय योजना पर खर्च। ठीक है, तो ये तीन क्रम आप ध्यान रखिएगा। ये जो तीनों आपका एक क्रम नहीं है, ठीक है, ये टाइपिंग यहाँ मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। तो तीन क्रम, ये तीनों में आप ध्यान रखिएगा पैसा कहाँ जाता है। उसके बाद आपका है कुल आय। कुल आय तो बजट का जो आकार है 48,20,512 करोड़। इसमें राजस्व प्राप्तियाँ कितना है, तो 31,29,200 करोड़। और पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना है, तो 16,91,312 करोड़। हालांकि यहाँ से प्रश्न आपका नहीं आता, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ से आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहाँ से आपका राजकोषीय घाटा से प्रश्न बनता है, हमेशा बीपीएससी एग्जाम में आते हैं। तो ये आपका अगला पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका है यहाँ पर कि 2024-25 में राजस्व घाटा 5,80,201 करोड़ है का अनुमान है, जो जीडीपी का 1.8% है। ध्यान रखिएगा कि 2024-25 में राजस्व घाटा कितना है, 5,80,201 करोड़ है, जो जीडीपी का 1.8% है। सेकेंड पॉइंट आपका है कि 2024-25 में राजकोषीय घाटा 16,13,312 करोड़ का अनुमान है। इस डाटा को ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में डाटा पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ इसका वित्तीय वर्ष भी ध्यान रखें, किस वित्तीय वर्ष में बात कर रहे हैं। तो 24-25 में जो अगला वित्तीय वर्ष है 24-25, उसमें राजकोषीय घाटा आपका 16,13,312 करोड़ होने का अनुमान है, जो जीडीपी का 4.9% है। अब देखिए परसेंटेज सबसे इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज भी ध्यान रखिएगा, कितना परसेंट है, तो 4.9% है, यानी जीडीपी का 4.9% है। ठीक है, और हो सके तो इस डाटा को भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए आपका वित्तीय वर्ष को ध्यान रखिएगा। राजकोषीय घाटा जब भी आप याद करते हैं तो वित्तीय वर्ष आप ध्यान रखिएगा, किस वित्तीय वर्ष के लिए बात किया जा रहा है। एग्जाम में भी आपसे पूछेगा तो वित्तीय वर्ष देखिएगा, किस वित्तीय वर्ष के लिए आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 24-25 का है, जो आगामी आपका आ गया, आगामी जो आपका बजट है उसके लिए आपका है 4.9% अनुमान लगाया है, इतना आपका राजकोषीय घाटा हो सकता है। अब देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान था, किंतु संशोधन आकलन में यह 5.8% अनुमानित है। इससे भी ध्यान रखिएगा, ये किस ईयर के लिए है, 2023-24 के लिए है। पहले 5.9% अनुमानित था, लेकिन अब इसे घटाकर 5.8% अनुमानित किया है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि अगले वित्त वर्ष, ध्यान रखिएगा, अगले वित्त वर्ष 2025-26 में, अगले वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये तो आपका है, ये भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत सरकार 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% है। तो जितने भी हम राजकोषीय घाटा बताए हैं उसमें आपको याद तो करना है, लेकिन वित्त वर्ष को ध्यान में रखते हुए किस वित्तीय वर्ष के लिए कौन सा है
ठीक है। ऐसे लोग रट लेते हैं कि राजकोषीय घाटा 4.9% है। आपसे ये पूछ देगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना है, तो आप क्या 4.9 ही होगा? नहीं होगा ना। तो आप राजकोषीय घाटा याद करते हैं तो ध्यान से याद रखिए कि किस वित्त ईयर में क्या है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपका प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है, 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 कहीं से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका चारों डाटा को आप ध्यान रखिएगा, और खासकर ये कि 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपका अब है कि वित्त वर्ष 2024-25 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है। प्राथमिक घाटा भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तथा वित्त वर्ष 2023-24 में यह 2.3% अनुमानित है। देखिए 24-25 में कितना है 1.4%, वही आपका 23-24 में कितना है तो 2.3%। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि वित्त वर्ष 2023-24 में वित्त वर्ष 2023-24 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलिए देखते हैं, आपका अगला आपका है कि बजट में किसके लिए कितना आवंटित किया गया है। बजट 2024-25 के तहत विभिन्न मदों पर व्यय। देखिए सबसे अधिक खर्च आपका रक्षा पर किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है आपका कि केंद्रीय बजट 2024-25 में सबसे अधिक राशि किस मंत्रालय को आवंटित किया है, तो रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटित किया है। और ये कितना है, ये आपका 4,54,773 करोड़। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका है ग्रामीण विकास, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ग्रामीण विकास तो सबसे अधिक खर्च करेगा रक्षा पर, उसके बाद आपका है ग्रामीण विकास, ठीक है, ये आपका है 2,65,808 करोड़। थर्ड आपका है शिक्षा, ये क्रम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये तो आपका क्रम नहीं है, क्रम में नहीं लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ आप ऐसे रखिए, रक्षा पर इतना खर्च किया जाएगा, ग्रामीण विकास पर इतना खर्च किया जाएगा, शिक्षा पर इतना खर्च किया जाएगा, ब्याज पर इतना खर्च किया जाएगा, और स्वास्थ्य पर इतना खर्च किया जाएगा। मुझे नहीं लगता आपका यहाँ से प्रश्न अभी आपका एग्जाम में आता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका एग्जाम में मैचिंग में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे डाटा याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो बजट का मेन चीज़ आपका होता है ये कि बजट में क्या प्रावधान किया गया, ये होता है आपका बजट का मेन। तो वो आपको जो पहले बताएं ये आपका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपका है कि खनिज मिशन के तहत 25 अहम खनिज पर आयात शुल्क को मुक्त कर दिया है, यानी 25 अहम खनिज पर आयात शुल्क को माफ़ कर दिया है, यानी आयात शुल्क को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट आपका है कि विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% कर दिया है, ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 60,000 करोड़ आवंटित किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये आपका चर्चा में आया है बजट में कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, उस पर कितना खर्च करेगा, 60,000 करोड़ खर्च करेगा। तो आपका फर्ज बनता है कि कृषि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को एक बार अच्छे से पढ़ ले, ठीक है, कब शुरू किया गया था, क्या प्रावधान है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट आपका है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सर्वाधिक यानी सबसे अधिक 2,05,250 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। यानी योजनाओं पर देखिए तो सबसे अधिक आपका इस पर किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि 2024-25 के बजट में सकल कर राजस्व में विभिन्न कर का हिस्सा। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो आपका पॉइंट है अगला ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बताया आपका कि जो आपका ये बजट है उसमें सिर्फ कर का बात करें, टैक्स का बात करें कि किसका कितना योगदान है, तो सबसे अधिक आपका योगदान किसका है, आयकर का, इनकम टैक्स का, उसके बाद आपका जीएसटी का, उसके बाद आपका निगम कर का, उसके बाद आपका उत्पाद एवं सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, ठीक है। तो ये आप क्रम ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, जितना आपका डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। फिर आपका अगला पॉइंट आपका है कि 2024-25 बजट में केंद्रीय योजनाओं पर 15,16,176 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 15,16,176
16,176 करोड़ खर्च आपका केंद्रीय योजनाओं पर किए जाएंगे। तो ये था आपका बजट, ठीक है। तो ये आपका एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे से मुझे नहीं लगता आपका यूट्यूब पर कहीं वीडियो मिलेगा, मुझे तो नहीं मिला, ठीक है। आप खोजिए, कहीं नहीं में आपको अच्छा वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर जो आपका बजट को अच्छे से पढ़ाया हो। सिर्फ बता देते इतना राजस्व व्यय है, इतना आपका पूंजीगत व्यय है और इतना राजकोषीय घाटा है, बस हो गया। यही इसी को बजट नहीं कहते हैं, ठीक है। तो यदि आप डीपली पढ़ना चाहते हैं आप 17वीं बीपीएससी में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे, तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले यदि आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगले वीडियो आपको बताएंगे वो आपका आर्थिक सर्वेक्षण, जो केंद्र सरकार का आपका आर्थिक सर्वेक्षण है, इससे आपको हम करवाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपका इसी तरह से हम डीपली में आपको बताएंगे, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका 2023-24 होगा, इससे हम करवाएंगे और यहाँ इसको भी हम इसी तरह से आपका डीपली में बताएंगे, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और यदि इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपका ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आपको देखिए डीपली में पढ़ना है तो इस चैनल को आपको फॉलो करना ही होगा, चाहे आपका बिहार स्पेशल हो, कोई भी विषय हो, ठीक है। तो चैनल को फॉलो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।